तो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी देखे जिसका नाम है पोलराइजेशन, कभी कभी शॉर्ट नोट आती है उसके ऊपर। तो अभी और एक चीज हमको देखनी है आगे, दैट इज कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना। और कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी, जिसको बोलते कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, या फिर जनरल भाषा में बोलते उसको कैपेसिटेंस। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी है या फिर कैपेसिटेंस है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर्स की। कंडक्टर मतलब जिसमें फ्री चार्जेस होते हैं, मेटल्स, उनको बोलते हैं आप लोग कंडक्टर्स, है ना, जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हमको भी देखनी है। कंडक्टर्स मतलब मान के चलो मेटल्स, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स आर मेटल्स, है ना। तो कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या है समझना है। मान के चलो हमने एक कोई तो भी मेटल लिया, मेटल मतलब कंडक्टर लिया, बराबर है, एक कोई तो भी कंडक्टर लिया मेटल, और इसके ऊपर आप ना चार्ज डिपॉजिट करते जा रहे हैं। पहले 1 कूलम का चार्ज डिपॉजिट किया, फिर 2, फिर 3, ऐसे चार्ज इसके ऊपर ना डालते जा रहे हैं। तो हमको देखने को क्या मिलता है कि जैसे जैसे इसके ऊपर का चार्ज बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है, बराबर है। जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते, जैसे जैसे आप उसका पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसका चार्ज भी बढ़ते जाता है। मतलब मेटल्स के लिए या फिर कंडक्टर्स के लिए हमको क्या चीज देखने को मिलती है कि चार्ज ऑन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर के ऊपर का चार्ज किसके साथ प्रोपोर्शन में है, उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। जितना पोटेंशियल बढ़ते जाएगा उतना भी चार्ज भी बढ़ते जाएगा, है ना। ऐसा चार्ज कुछ अलग है, पोटेंशियल आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं और पोटेंशियल बढ़ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। मेटल में या फिर कंडक्टर में हमको एक रिलेशन देखने को मिलता है हमेशा, कोई भी मेटल के लिए या फिर कोई भी कंडक्टर के लिए, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल, इट्स वोल्टेज, है ना। और ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। कोई भी कंडक्टर जब आप लेते हो, कोई भी मेटल जब आप लेते हो, तो उसके ऊपर का चार्ज और उसके ऊपर का पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में रहते हैं। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और पोटेंशियल फॉर एनी कंडक्टर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिए तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालते हैं हम लोग उसको बोलते हैं उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस, है ना। सो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, है ना। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। सिंपल डेफिनेशन, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, है ना। कोई भी कंडक्टर जो लेते हो, कोई भी मेटल आप लेते हो, तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज रहेगा उसका जितना भी पोटेंशियल रहेगा, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बराबर है। लेकिन कैपेसिटेंस कैसे रहेगा उस मेटल का, कांस्टेंट। कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट फॉर दैट मटेरियल या फिर फॉर दैट कंडक्टर, है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जो भी आप कंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं, कोई भी मेटल ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस अलग आएगा। बड़ा वाला एल्यूमिनियम का पतरा ले रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस अलग आएगा। कॉपर ले रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस अलग आएगा, है ना। तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। और डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। तो क्या यूनिट होगा इसका, यूनिट क्या होगा बताओ इसका, चार्ज कूलोम, वी पोटेंशियल कूलोम पर वोल्ट, लेकिन जनरली इसका यूनिट हम लोग लेते हैं फैराड, ठीक है, फैराड,
कैपिटल एफ। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फेराड। और स्केलर क्वांटिटी है ना, चार्ज स्केलर, पोटेंशियल स्केलर, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये भी क्या आएगा? स्केलर। तो कोई भी कंडक्टर का कैसे कैसे डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी? इट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहला डेरिवेशन देख लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल सा डेरिवेशन आता है कभी कभी 3 मार्क के लिए, है ना, काफी आसान है। कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस निकालना है आपको। किस चीज का कैपेसिटेंस निकालना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये कंडेंसर या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि कैपेसिटेंस तो किस में आता है? कैपेसिटेंस तो कंडक्टर में आता है, मेटल्स में आता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? ये भी मेटल से ही बना हुआ है, ये भी कंडक्टर से ही बना हुआ है, लेकिन ये इस प्रकार की स्पेशल अरेंजमेंट रहती है। एक मेटल प्लेट लेने की वजह से 2 मेटल प्लेट एक दूसरे के आगे रख के कैपेसिटर बनाते हैं, है ना। ऐसा करने से क्या फायदा होता है ना, हमको ज्यादा कैपेसिटेंस मिलता है ना। कैपेसिटर के कई सारे फायदे हैं। आपके घर में फैन वगैरह में लगे रहते हैं, आपने सुना होगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर हमको मिलता है इस अरेंजमेंट से। इसलिए ऐसा कोई भी मेटल ऐसे कोई भी आकार का न लेते हुए जनरली ऐसी 2 प्लेट्स लेते हैं मेटल की, और इनको दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, ये हमको डिराइव करना है ना। डेफिनेशन तो आपको पता है, किसी का भी कैपेसिटेंस निकालो, डेफिनेशन तो आपको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज, है ना। इसी डेफिनेशन को यूज करके हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्या आएगा तो, ठीक है ना। लेकिन क्या निकालना है समझ में आ गया? हमको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है ये भी समझ में आ गया, मेटल ही है, लेकिन ऐसी एक स्पेशल अरेंजमेंट है। क्यों ऐसी स्पेशल अरेंजमेंट की है ना। क्या करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट में कि ऐसी 2 मेटल की प्लेट लेते हैं। देखो ये पहली मेटल प्लेट है जिसका एरिया है A, और उसकी एग्जैक्टली जुड़वा मेटल प्लेट, उसका भी एरिया A रहेगा। ऐसे एक दूसरे के आगे रखते हैं ऐसे, है ना। दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d, और दोनों के बीच में ना क्या रहती है? एयर रहती है जनरली, या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक रह सकता है, जरूरी नहीं कि एयर रच रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ दिया नहीं है तो क्या अज्यूम कर लेना उसके अंदर? एयर। तो ऐसी 2 प्लेट की अरेंजमेंट रहती है, दोनों को एक साथ बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बराबर है। तो दोनों को एक साथ बोलेंगे हम लोग कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको दिया हुआ है। मतलब क्या रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? 2 मेटल प्लेट्स रहेगी, ये हो गई पहली मेटल प्लेट और ये हो गई दूसरी मेटल प्लेट, है ना। दोनों प्लेट एक दूसरे के आगे रखी रहती है ऐसे, है ना। ऐसे इससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूं ना आपको। ये मान के चलो पहली मेटल प्लेट है, ठीक है, तो इसके ऊपर मान के चलो हमने चार्ज दे दिया, कुछ तो भी चार्ज दे दिया, लेट अस से क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू। तो इसके आगे उसके पास में ही जब आप दूसरी मेटल प्लेट रखते हो ना, तो उसके साइड में ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाता है माइनस क्यू। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कई सारी चीजें हैं, है ना। कैसे कैसे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो कौन सी प्रोसेस से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो मेटल प्लेट्स है ये एक दूसरे को ऐसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे एक दूसरे के आगे बस रखे हैं, फिर भी इसके ऊपर का चार्ज, है ना, मान के चलो यहाँ पे 10 कूलम है तो इधर -10 आ जाएगा, इधर 5 कूलम है तो इधर -5 आ जाएगा। मतलब अगर 2 मेटल प्लेट ऐसे एक दूसरे के आगे रख देते हैं तो बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन, नाम बराबर याद रखो, चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दूसरे प्लेट के ऊपर आ जाता है, बराबर है। तो इस प्लेट के ऊपर अगर हम लोग क्यू चार्ज दिए, है ना, प्लस क्यू, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? -Q। देखो -Q लिखा भी है,
बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी है इंडक्शन की, इसी की वजह से बेसिकली हमको ज्यादा कैपेसिटेंस मिलता है पैरेलल प्लेट यूज करने में, है ना, कम वोल्टेज में ज्यादा चार्ज मिल जाता है, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज क्यू ही कंसीडर करना, है ना, लेकिन हमेशा याद रखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज 10 कूलम है। इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक प्लेट के ऊपर +10 है और दूसरे प्लेट के ऊपर कितना होगा, -10 कूलम होगा, है ना, ऐसा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज 20 कूलम, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट के ऊपर +20 कूलम है और निगेटिव प्लेट के ऊपर -20 कूलम है, बराबर है। तो क्या बताया मैंने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होने के कारण जो भी चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर रहेगा उसका इक्वल एंड अपोजिट दूसरे प्लेट के ऊपर आता है, ठीक है। तो चलो ऐसी 2 प्लेट ले लेते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, हर एक प्लेट का एरिया ए ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और ये 2 प्लेट के अंदर जो जगह बनी हुई है यहां पे अज्यूम कर लेते हैं एयर, ठीक है ना। एयर मतलब परमिटिविटी कितनी रहेगी उसकी, ε0। अगर एयर को छोड़ के दूसरा डाइलेक्ट्रिक लेते हो तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखना, ठीक है ना, लेकिन हम लोग अभी अज्यूम कर लेते कि यहां पे क्या है, एयर है, ठीक है। तो चलो ऐसा ये हो गई पहली प्लेट, इसके ऊपर लगा दिया मैंने, है ना, और ये हो गई दूसरी प्लेट, और ये दोनों प्लेट के बीच में हम लोगों ने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये वाले प्लेट के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और जैसा मैंने अभी अभी बताया इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कौन से प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ये दूसरे प्लेट के ऊपर, ठीक है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते समय आप ऐसा भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, ये ऐसा भी दिखा सकते हो, है ना, ये ऐसा भी दिखा सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका भी मतलब वही है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा ये प्लेट पे और निगेटिव चार्ज ये प्लेट पे जाएगा, उसका भी मतलब वही है। पोटेंशियल डिफरेंस, 2 प्लेट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके ऊपर V दिखा के इसको आप 0 पोटेंशियल भी दिखाए तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V - 0V, है कि नहीं। तो ऐसा दिखाओ, है ना, मतलब एक प्लेट के ऊपर V दिखाओ एक प्लेट के ऊपर और दूसरे प्लेट को ग्राउंड दिखा दो, या फिर ये ऐसा भी दिखा दो, दोनों डायग्राम सही है, ठीक है। दोनों का मतलब वही है कि 2 प्लेट के बीच में हम लोगों ने पोटेंशियल लगा दिए, तो ये पोटेंशियल की वजह से ये वाले प्लेट के ऊपर चार्ज आया +Q, है ना, और उसके वजह से इंडक्शन की वजह से यहां पे चार्ज आया -Q, ओके। तो बस अभी हमको ये इसका अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ढूंढ के निकालना है तो मुझको डेफिनेशन हमेशा याद रखनी होगी, रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज, ठीक है ना, रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज, इट इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो चलो इसका डेरिवेशन निकालना है हमको, सी का फॉर्मूला निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो थोड़ा पीछे की बातें याद करो। हमने देखा था कि अगर आप कोई भी मेटल की प्लेट लेते हो, कोई भी मेटल की प्लेट लेते हो जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज आपने डिपॉजिट किया है ना, मेटल की प्लेट मतलब कौन सा चार्ज, मेटल की प्लेट, ये मेटल की प्लेट्स है, हाँ ये ऐसी मेटल की प्लेट्स है, बराबर है कि नहीं। 3D में डायग्राम अभी पिछले स्लाइड में ही दिखाया था, है ना। तो जब आप कोई भी मेटल की प्लेट लेते हो तो कौन सा चार्ज रहेगा उसके ऊपर, अगर सिंगल पॉइंट में चार्ज है तो पॉइंट चार्ज लाइन के ऊपर है तो लाइन चार्ज, और ऐसे सरफेस के ऊपर है तो सरफेस चार्ज। तो मान के चलो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलोम पर मीटर स्क्वायर, है ना, कितनी है, सिग्मा है, ठीक है। तो ये वाली प्लेट की वजह से दोनों साइड में क्या आ जाती है, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, देखा था हमने, उसका डेरिवेशन भी किया था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला σ/2ε या फिर ε0, एयर अगर है तो ε0, एयर अगर नहीं है तो ε, बराबर है कि नहीं। इप्सिलॉन को कभी भी आप ε0 × k ऐसा लिख सकते हो, बराबर है कि नहीं, इप्सिलॉन = ε0 × k मतलब अगर कोई एयर को छोड़ के दूसरा मीडियम है तो उसका k दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर एयर है तो k कितना रहता है, 1, ठीक है। तो कोई भी मेटल प्लेट जब आप लेते हो, कोई भी सरफेस चार्ज लेते हो
तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, है ना। तो यहां पे तो दो दो मेटल प्लेट्स है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी वजह से भी आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि बीच में हमने एयर कंसीडर करे हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है, एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, देखो ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसे रहती है, याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रहती है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए और निगेटिव चार्ज की तरफ आते हुए, है ना। मान के चलो ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भागेगी लाइक दिस। लेकिन अगर यही प्लेट निगेटिव चार्ज की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसकी तरफ आएगी ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसकी ये ऐसे जाएगी प्लेट से दूर, ये साइड में भी आ सकती है, लेकिन ये साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये वाले वायर की वजह से और इधर के वायर की वजह से नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हमको अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी, और ये जो माइनस वाली प्लेट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ही तरफ आएगी लाइक दिस। तो देखो नेक्स्ट डायग्राम से क्लियर होगा आपको कि ये जो ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू की वजह से है, और ये ग्रीन कलर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, ये वाले प्लेट की वजह से, माइनस वाले चार्ज की प्लेट की वजह से। तो कैपेसिटर के अंदर दोनों की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये पहले प्लेट की वजह से ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसा लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्यों प्लस करे, समझा क्या, क्यों प्लस करे, क्योंकि दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है ना। ये पॉजिटिव होने के कारण ये भी इधर जा रही है, और ये निगेटिव होने के कारण ये भी इसकी तरफ आ रही है लाइक दिस, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1/2 कॉमन निकालो 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की मिला के, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिग्मा क्या है रे, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो कितना था सिग्मा, चाहे ये प्लेट का लो चाहे ये प्लेट का लो, दोनों के ऊपर तो आपने कितना चार्ज है, दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, एक का पॉजिटिव है दूसरे का निगेटिव है, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के ऊपर कितना चार्ज है देखा जाए तो प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों का एरिया कितना था, इसका भी एरिया ए था इसका भी एरिया ए था, मतलब सिग्मा का फॉर्मूला है क्यू अपॉन ए, है ना। सिग्मा सरफेस चार्ज दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाय ए यहां पे लिखे, है ना। तो क्यू बाय ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर होगी वो होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। यहां तक समझ में आ गया सबको, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर से पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते, क्योंकि मुझको कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ना पोटेंशियल चाहिए है, तब तक मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर से पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट याद करो, वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर मुझको पोटेंशियल लिखना है, वोल्ट लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर, मीटर मतलब डिस्टेंस, लिख सकते हैं ऐसा, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर से अगर मुझको पोटेंशियल लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस है यहां पे दो प्लेट के बीच में, डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। तो पोटेंशियल लिखूंगा मैं E इंटू स्मॉल डी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब बीच मैंने निकाला Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A जैसा का वैसा इंटू डी, ठीक है। तो आ गया V इक्वल टू क्यू डी एप्सिलॉन 0 A। तो मेरे इसमें अभी पोटेंशियल भी है चार्ज भी है, तो चलो अभी डेफिनेशन लगाओ। क्या है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। तो अगर मैं इसका रेशो बराबर से एडजस्ट करता हूं, है ना, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, मतलब V को इधर लेके जाता हूं डिनोमिनेटर में,
तो ये ए इप्सिलॉन 0 इधर आ जाएगा और डी नीचे आ जाएगा लाइक दिस। तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन एज ए इंटू इप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है, ए मतलब इस प्लेट का एरिया, इप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी किसकी, ये जो दो प्लेट के अंदर जो मीडियम है, क्या था मीडियम, क्या अज्यूम किए थे दो प्लेट के अंदर, एयर अज्यूम किए थे, बराबर है कि नहीं, तो परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, अपॉन डी, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन एकदम सिंपल, C इक्वल टू ए इप्सिलॉन 0 अपॉन डी। याद रखो कैपेसिटेंस कांस्टेंट क्वांटिटी है, बराबर है कि नहीं, जो भी आप मेटल्स ले रहे, जो भी आप पैरेलल प्लेट्स ले रहे, उसके ऊपर ये कैपेसिटेंस डिपेंड रहता है। देखो उसके एरिया कितना लेते हो, इसके अंदर आप कौन सा मटेरियल लेते हो, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखते हो, उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड है कि नहीं। कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं है, याद रखो, नहीं तो आपको लगेगा कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, इसका मतलब कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड है, नहीं, वो उसकी डेफिनेशन है, चार्ज बदलेगा तो वोल्टेज भी बदलते जाता है कि नहीं। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड है, प्लेट का एरिया, दो प्लेट के बीच में जो मटेरियल है उसकी परमिटिविटी और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और अगर दो प्लेट के बीच में एयर नहीं है तो क्या करना, ए इप्सिलॉन डी ऐसा लिखना। इप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता, इप्सिलॉन 0 इंटू के, के मतलब जो भी उनके बीच में मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बराबर है कि नहीं। तो बस फॉर्मूले को इतना सा याद रखना, इसके आगे के लगा देना, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बराबर। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज गिवन एज ए इप्सिलॉन 0 या फिर ए इप्सिलॉन 0 के अपॉन डी, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और एक डेरिवेशन आगे का देख लेते हैं, ये भी काम का डेरिवेशन है, 3 या 4 मार्क के लिए आता है, ये भी है ना, 3 मार्क के लिए तो कंफर्म, 2 के लिए नहीं पूछ सकते। तो क्या है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। चार्ज्ड कैपेसिटर मतलब आपने कैपेसिटर लिए, अभी कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है ना, तो कैपेसिटर मतलब याद रखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया, है ना, कैपेसिटर की चार्जिंग कर दी है ना। देखो कैपेसिटर का काम क्या है बताता हूं मैं आपको, कैपेसिटर का काम है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करके रखना। द वर्क ऑफ कैपेसिटर इज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनसाइड इट, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करके रखेगा, फुल्ली चार्ज होने के बाद, है कि नहीं, फुल्ली चार्ज होने के बाद उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये आपको इस डेरिवेशन में निकालना है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन देखने से पहले थोड़ा एक समझने की और कोशिश करिए, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कैसे करेंगे, है ना। देखो जब आप कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे तो इसको चार्ज आप पहले 1 कूलम डालेंगे उसके ऊपर, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे इसका पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। लेकिन ऐसा आप चार्ज बढ़ाते ही जाओगे, इन्फिनिटी तक नहीं बढ़ा सकते। हर एक मेटल की, हर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है ना। एक बार आप उस कैपेसिटी तक उसको चार्ज करें कि बस उसके बाद फिर आगे हम लोग उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते, उसको चार्जिंग नहीं कर सकते, वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, फिर उसके अंदर करंट आना बंद हो जाता है फिर, बराबर है। तो उस समय को बोलते हैं फुल्ली चार्ज। तो एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया कि फिर उसके अंदर का करंट 0 हो जाता है, फिर आप कितना भी उसको चार्ज करने की कोशिश करो वो चार्ज नहीं होता फिर, ठीक है। तो फुल्ली चार्ज जब हो गया तो मान के चलो ये जो पैरेलल कैपेसिटर है ना, ये फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब मान के चलो कैपिटल Q तक आप इसको फुल्ली चार्ज कर सकते, कैपिटल Q मैक्सिमम चार्ज अज्यूम कर लो, कैपिटल Q आ सकता है इसके ऊपर, मतलब अज्यूम करो इसकी कैपेसिटी है 100 कूलम तक जाने की, मतलब कैपिटल Q इज 100 कूलम, मतलब आप 0 कूलम से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4
कहां तक जा सकते हैं, 100 कूलम तक, है ना। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल फुल्ली चार्ज होने के बाद मान के चलो इसका है कैपिटल V, मतलब जब फुल्ली चार्ज होगा तो कितना चार्ज अज्यूम कर लेते, कैपिटल Q तक जा सकता है, 0 से लेके कैपिटल Q तक। और पोटेंशियल कहां से कहां तक जाएगा इसका, 0 से लेके कैपिटल V तक। एक बार फुल्ली चार्ज हो गया कि उसके बाद उसको चार्ज करना मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसा कैपेसिटर अज्यूम कर लेते, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अज्यूम कर लेते कि जिसकी फुल चार्ज की कैपेसिटी है कैपिटल Q और फुल वोल्टेज की कैपेसिटी है कैपिटल V, ठीक है। तो अभी आपने इस कैपेसिटर को चार्जिंग करना चालू किए, चार्जिंग करेंगे मतलब क्या, उसको बैटरी को लगाएंगे, हाथ से थोड़ी ना चार्ज कर सकते। तो बैटरी क्या करेगी, उसके ऊपर चार्ज डालते जाएगी, बराबर है। तो चार्ज डालते डालते मान के चलो एक बीच का पॉइंट कंसीडर कर लेते कि एक स्मॉल क्यू है ना। देखो 0 से स्टार्ट करें और कहां तक पहुंचना है, कैपिटल Q तक पहुंचना है, मतलब मान के चलो 0 से लेके 100 कूलम तक पहुंचना है, ठीक है। तो कोई तो भी बीच का पहले 10 कूलम आएगा, फिर 20, फिर 30, तब जाके 100 तक जाएगा ना। तो बीच का कोई तो भी इंस्टेंट कंसीडर कर लो, बीच का कोई तो भी टाइम कंसीडर कर लो कि कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है उस समय, स्मॉल Q चार्ज है, फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, टोटल कितना चार्ज आ सकता है इसके ऊपर, कैपिटल Q तक जा सकता है, लेकिन पहले ही एक टाइम कंसीडर कर लो कि उस समय कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज है, और पोटेंशियल कितना है, लेटस से V1 है। फुल्ली चार्ज होगा तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V हो जाएगा। फुल्ली चार्ज होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। लेकिन एक बीच का कोई तो भी समय ले लो, फुल्ली चार्ज अभी तक हुआ नहीं है ये, तो उस समय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था लेटस से स्मॉल Q और पोटेंशियल था लेटस से V1, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के डेफिनेशन के हिसाब से उस समय के लिए, वो समय के लिए कैपेसिटेंस हमेशा कोई भी समय रहे, कैपेसिटेंस चाहे फुल्ली चार्ज रहे या फिर नहीं रहे, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आप कभी भी लगा सकते हो। तो क्या है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। तो ये समय जो आपने कंसीडर किया, उस समय उसका चार्ज है ना, इस समय उसका चार्ज है स्मॉल Q और पोटेंशियल है V1। तो V1 कैसा लिख सकते हैं हम लोग, V1 इक्वल टू Q अपॉन C लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। V1 क्या है, पोटेंशियल, एक कोई तो भी बीच के समय का, फुल्ली चार्ज होने के पहले का समय, और स्मॉल Q क्या है, उसी समय का चार्ज है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू स्मॉल Q अपॉन कैपिटल C ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। कहां तक जाना है उसको कैपिटल Q तक जाना है। मतलब जिस बैटरी को आपने इसको लगाया है वो बैटरी फिर से उसमें अभी चार्ज डालने की कोशिश कर रही है। अभी तक कितना डाला हुआ है, अभी तक स्मॉल Q डाला हुआ है, लेकिन अभी और बैटरी को चार्ज उसके अंदर पुश करना है। तो अज्यूम कर लो कि चार्जिंग करते समय उसको अभी हल्का सा, है ना, थोड़ा सा और DQ चार्ज पुश करना है, छोटा सा चार्ज उसके ऊपर डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तभी तो जाके कैपिटल Q तक पहुंचेगा ना, है ना। इसको फुल्ली चार्ज करना है मुझको, कैपिटल Q तक लेके जाना है, ठीक है। अभी कहां तक पहुंच गए, स्मॉल Q तक पहुंच गए, तो अभी और थोड़ा सा चार्ज आएगा DQ, और थोड़ा सा आएगा DQ, मतलब बैटरी को और थोड़ा सा DQ चार्ज अगर डालना है अभी, तो बैटरी को मतलब हमको वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। ऑलरेडी देखो वर्क कब, देखो पोटेंशियल का डेफिनेशन याद करो, लास्ट टाइम जो बताया था, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज लिख सकते हैं ऐसा, है ना। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर अपॉन चार्ज, तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। मतलब अभी इस कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा भी DQ चार्ज भी डालना है ना, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इतना करना पड़ेगा, DW इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, इसलिए वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो कितना चार्ज डाल रहे हैं अभी आप, DQ, स्मॉल चार्ज डाल रहे, स्मॉल चार्ज, है ना, DQ।
तो कितना वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क dw, उस बैटरी को स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। और पोटेंशियल क्या है उस समय का, कोई तो भी समय का v1। तो कैसे आया ये फॉर्मूला, समझ में आ गया कि ये वाले केस में अभी बैटरी को उसके ऊपर थोड़ा भी चार्ज डालना है dq, तो भी इतना वर्क करना पड़ेगा, v1 इंटू dq, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। v1 का फॉर्मूला लिख लो, अब बीच निकाले थे हमने, v1 इज q बाई सी। तो सिचुएशन ऐसी है कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा भी चार्ज डालने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, dw, ये इतना वर्क करना पड़ता है, बराबर है। लेकिन हमको तो भैया उसको धीरे धीरे चार्ज करके कहां तक लेके जाना है, कैपिटल Q तक लेके जाना है ना। तो फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स सिंपल से पता है, कोई भी छोटी चीज से पूरी चीज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, बराबर है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू y। मतलब ये जो छोटा सा वर्क है dw, इसके ऊपर से टोटल वर्क अगर निकालना है ना, वर्क का यूनिट क्या है, जूल। क्यों वर्क क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला किस चीज का निकालना है, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एनर्जी का यूनिट जूल। एनर्जी कहां से आती है, वर्क से आती है, जो वर्क होगा वही तो एनर्जी होगी, है ना, इसलिए मैं वर्क निकाल रहा हूं। तो वर्क, तो स्मॉल वर्क का फॉर्मूला आपको पता है dw का, तो dw के ऊपर से पूरा वर्क अगर निकालना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बराबर है। और कहां से कहां तक चार्ज करना है उसको, पहले एक भी चार्ज नहीं था, देखो 0, और कहां तक लेके जाना है उसको, मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q तक लेके जाना है ना, जो पहले ही बताया मैंने। मान के चलो उस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के बाद, है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, फुल्ली चार्ज होने के बाद कैपिटल Q की है ना। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट समझ में आ गई, ठीक है ना। कहां से कहां तक वर्क करना है आपको, जब एक भी चार्ज नहीं था तब से लेके कब तक, कैपिटल Q चार्ज तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको देगा टोटल वर्क जो उसको फुल्ली चार्ज करेगा, मतलब ये फॉर्मूला देगा आपको टोटल एनर्जी सॉल्व करने के बाद। तो Q इंटीग्रेशन लिए, समझ में आ गया, क्योंकि स्मॉल वर्क निकाल लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा भी चार्ज डालना है dq, तो ये इतना वर्क लगता है। तो भैया टोटल वर्क के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और लिमिट कहां से कहां तक, पहले 0 से लेके कैपिटल Q तक, 0 से लेके फुल्ली चार्ज तक, ठीक है। सॉल्व करो, ये जो C है, C मतलब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी भी निकाले थे, ε0 बाय d, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो ये कैपेसिटेंस के बाहर निकाल लो, तो ये 1/c 0 टू Q और इंटीग्रेशन Q dq। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आता है, x²/2, तो इसका भी आएगा Q²/2, है ना। और लिमिट्स पुट कर दो 0 से लेके कैपिटल Q, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट, इसमें वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा Q²/2c, लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है ना। तो कैपिटल Q क्या है, मैक्सिमम चार्ज आफ्टर फुल्ली चार्ज, है ना। कैपिटल Q मतलब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद का चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। C क्या है, कैपेसिटेंस। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितना वर्क लगेगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, Q²/2c, ठीक है। या फिर उसको अलग तरीके से भी याद रख सकते, हाफ CV², ऐसा भी याद रख सकते। क्यों ऐसा लिख सकते, हाफ CV², देखो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखो, C = Q/V है डेफिनेशन। फुल्ली चार्ज होने के बाद भी कभी भी ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमेशा याद रखना, ठीक है। तो Q = C × V लिख सकते, तो Q² हो जाएगा C²V², 2c, ठीक है, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ CV²। मेरे ख्याल से ये याद रखने को आसान है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी याद रखते हैं आप लोग, हाफ mv², वहां पे V मतलब वेलोसिटी है, तो वैसे ही आप यहां पे हाफ CV² ऐसा याद रख सकते, ठीक है। तो जब कभी भी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करते हो, कितने चार्ज तक, कैपिटल Q चार्ज तक, या फिर कितने पोटेंशियल तक, कैपिटल V पोटेंशियल तक,
ठीक है ना। तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, Q² by 2C या फिर हाफ CV²। सिंपल।